हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों की आगामी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट एग्जाम्स की बेहतर तैयारी के लिए पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर के आया हूं। इसमें हम 30 महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो अंत तक देखें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और फ्री आपका तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, देखते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंधित है कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 47, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 48 ए, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 50, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 45। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 48 ए में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कथक जो है उत्तर भारत का क्षेत्रीय शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुछ विदेशी यात्रियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ भारतीय राजाओं के नाम दिए गए हैं जिनके शासनकाल में वो आए हैं। इनमें से एक गलत है, सही मिलान नहीं है। कौन सा है वो? ऑप्शन 1 है, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, बिल्कुल सही है। दूसरा है ऑप्शन फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया, ये भी बिल्कुल सही है। तो चौथा हो जाएगा इब्न बतूता, ये अकबर के समय में नहीं आया था, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखने से पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी। इब्न बतूता मोरक्को का एक निवासी था जो मोहम्मद तुगलक बिन के समय में भारत आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन 2 लद्दाख, ऑप्शन 3 मेघालय, ऑप्शन 4 दार्जिलिंग। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, लद्दाख। भारत में ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है और यह एक वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? ऑप्शन 1 काली मिट्टी, ऑप्शन 2 जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन 3 लाल मिट्टी और ऑप्शन 4 बलुई मिट्टी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवक्षेप से बनी होती है और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, खांदर व बांगर। अगला प्रश्न है, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वह वन कौन से हैं? ऑप्शन ए 1 मैंग्रोव वन, ऑप्शन 2 अल्पाइन वन, ऑप्शन 3 मानसून वन, ऑप्शन 4 सदाबहार वन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अल्पाइन वनों के नाम से जाना जाता है। यानी ऐसे वन जो चक्रवातों के अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं उन्हें अल्पाइन वनों के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है करणीय है? ऑप्शन 1 है प्लास्टिक, ऑप्शन 2 पॉलीथीन, ऑप्शन 3 पारा, ऑप्शन 4 रबड़। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैसें हरित गृह गैसें कहलाने वाली गैसें हैं? यानी ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें से किन गैसों के समूह को ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 है CO2, O2, NO2, NH3, ऑप्शन 2 है CFC, CO2, NH3 और N2, ऑप्शन 3 है CH4, N2, CO2, NH3, ऑप्शन 4 है CFC, CO2, CH4 और NO2। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, CFC, CO2 और CH4 तथा NO2 को ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? ऑप्शन 1 है 16 अगस्त 1945 को, ऑप्शन 2 है 26 अगस्त 1945 को, ऑप्शन 3 है 6 अगस्त 1945 को, ऑप्शन 4 है 8 अगस्त 1945 को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 6 अगस्त 1945 को। और इतिहास में पहली परमाणु घटना हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर हुई थी। अमेरिका की तरफ से ये परमाणु बम गिराए गए थे और ये दोनों शहर जापान में स्थित हैं। अगला प्रश्न है,
वायु प्रदूषण को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? ऑप्शन 1 है वृक्षों द्वारा, ऑप्शन 2 मछलियों द्वारा, ऑप्शन 3 जंतुओं द्वारा, ऑप्शन 4 सूर्य के प्रकाश द्वारा। तो वायु प्रदूषण को सिर्फ और सिर्फ वृक्षों के द्वारा कम किया जा सकता है और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न है, मानव के पेट में आमाशय की रस प्रकृति डैश डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। ऑप्शन 1 उभयधर्मी, ऑप्शन 2 उदासीन, ऑप्शन 3 अम्लीय और ऑप्शन 4 क्षारीय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। मानव के पेट में आमाशय में जो रस होता है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किसके कारण से होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, ऑप्शन 2 एंट अमीबा, ऑप्शन 3 रिट्रोवायरस, ऑप्शन 4 साल्मोनेला। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 होगा। मलेरिया का जो फैलाने वाला कारक होता है, रोग होता है, वो है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए आघातवर्धनीयता, ऑप्शन 2 चालकता, ऑप्शन 3 घनत्व और ऑप्शन 4 भंगुरता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? यानी ऐसी कौन सी विशेषता है जो बरगद के पेड़ के जड़ों में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन 1 है जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, ऑप्शन 2 है इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, ऑप्शन 3 है जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ऑप्शन 4 जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। तो ये ऑप्शन पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है और वही ऑप्शन इसमें सही होगा जो गलत है क्योंकि नहीं पूछा गया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है और सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया ये प्रश्न है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी डिजाइन किस कारण बने होते हैं? ऑप्शन 1 उस जलवायु के कारण जिसमें वे रहते हैं, ऑप्शन 2 उनकी शारीरिक शक्ति के कारण, ऑप्शन 3 परावर्तित प्रकाश के कारण, ऑप्शन 4 उनकी त्वचा पर बालों के कारण। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कई बार अलग अलग माना गया है। यूपीटीटी में जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो वहाँ पर पीएनपी ने इसे ऑप्शन 1 माना था और जबकि सीटेट वाले जो हैं वो इसमें ऑप्शन 4 मानते हैं। तो आप सभी को इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है कि पशुओं की त्वचा पर जो विविध पैटर्न या डिजाइन जो होते हैं वो उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं और यही इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन 1 है इटियोलॉजी, ऑप्शन 2 है नियोलॉजी, ऑप्शन 3 एथोलॉजी, ऑप्शन 4 डेमोलॉजी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इथोलॉजी के अंतर्गत जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन 1 है दूध, आम, गाजर, ऑप्शन 2 है अंडा, मटर, मछली, ऑप्शन 3 सोयाबीन, चना, मक्का, ऑप्शन 4 सेब, दही और मांस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। सोयाबीन, चना और मक्का, इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? ऑप्शन 1 प्लास्टिक, ऑप्शन 2 पॉलीथीन, ऑप्शन 3 सीसा, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसी भी पदार्थ का जो है जैविकीय अपघटन नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है निम्न में से सही सुमेलित है, यानी 4 ऑप्शनों में से केवल एक ही सही सुमेलित है। वखीरा वन्यजीव अभयारण्य उन्नाव, ऑप्शन 2 ओखला वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर, ऑप्शन 3 सांडी वन्यजीव अभयारण्य हरदोई, ऑप्शन 4 महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य बस्ती। इसमें कौन सा सही सुमेलित है वो आपको बताना है। तो इसमें केवल 3 ऑप्शन नंबर 3 सही है। सांडी वन्यजीव पश्चिमी बिहार हरदोई में पाया जाता है और यही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 होगा। 10% स्थानांतरित होता है और 10% ऊर्जा के स्थानांतरण का जो नियम है वो लिंडेमान ने दिया है। अगला प्रश्न है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 है 21 मार्च को, ऑप्शन 2 है 16 सितंबर को, ऑप्शन 3 है 22 अप्रैल को, ऑप्शन 4 है 5 जून को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है
घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन 1 है मैनग्रोव, घास मैदान, झील और सागर। ऑप्शन 2 है सागर, मैनग्रोव, झील, घास मैदान। ऑप्शन 3 है सागर, झील, घास मैदान, मैनग्रोव और ऑप्शन 4 है मैनग्रोव, सागर, घास मैदान, झील। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सागर, मैनग्रोव, झील और घास के मैदान जो है एक घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में वर्णित है। अगला प्रश्न है वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। ऑप्शन 1 है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। ऑप्शन 2 है 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक। ऑप्शन 3 है 1 जून से 7 जून तक। ऑप्शन 4 है 15 जून से 21 जून तक। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 होगा, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि एक्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी की तैयारी को फ्री ऑफ कास्ट कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अगर आप सभी लोगों का सपोर्ट रहा तो इस पर थ्योरेटिकल क्लासेस भी जल्द ही शुरू की जाएंगी सभी सब्जेक्ट की, और सभी सब्जेक्ट के फ्री आप कास्ट नोट्स भी आप सभी को प्रोवाइड किए जाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती हैं। दूसरा है जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अगले ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है वर्ल्ड वाइड फंड से संबंधित प्रश्न है। वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक लाल पांडा किस प्रजाति का है? ऑप्शन 1 बंदर प्रजाति का, ऑप्शन 2 भालू प्रजाति का, ऑप्शन 3 भेड़िया प्रजाति का, ऑप्शन 4 पेंगुइन प्रजाति का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है, वो भालू प्रजाति का है। अगला प्रश्न है छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए? ऑप्शन 1 है आगमन का, ऑप्शन 2 है मनोरंजक एवं खेल संबंधी, ऑप्शन 3 रटने का, ऑप्शन 4 निगमन का। तो साथियों आप सभी को बता दें इसमें बहुत सिंपल आंसर है, ये सारी चीज़ें प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी ही नहीं है और केवल एक ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? ऑप्शन 1 विश्लेषण विधि में, ऑप्शन 2 स्वतः शोध विधि में, ऑप्शन 3 संश्लेषण विधि में, ऑप्शन 4 निगमन विधि में। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर सीधा सा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य जो है उसका प्रयोग किया जाता है, और विशिष्ट क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं, सामान्य नियम होता है। यानी आगमन विधि में उदाहरणों के माध्यम से नियम बनाने का जो है कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है बच्चों को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? यानी कौन सा संकेतक इसमें उपयुक्त नहीं? ऑप्शन 1 है स्मरण रखना, ऑप्शन 2 प्रश्न पूछना, ऑप्शन 3 न्याय और सहभागिता के प्रति चिंता, ऑप्शन 4 सहयोग। तो साथियों ये सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन एनसीएफ 2005 कहता है कि किसी को रटवाना नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन 1 परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, बिल्कुल गलत है, परिभाषाएं रटानी ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, भैया प्राथमिक स्तर पर तकनीक का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ऑप्शन 3 है बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, यही सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न है और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। लास्ट प्रश्न है आज के वीडियो का। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु यानी थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है, ऑप्शन सही हो सकता है। दूसरा है यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है, हो सकता है ये भी। ऑप्शन 3 यह अवधारणाओं मुद्दों और कौशलों के बृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है, और ऑप्शन 4 है यह विषय सीमाओं को नरम सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए करता है। तो ऐसा कुछ ही नहीं होगा, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वो इनमें से प्रश्न जो है आज के अंतिम प्रश्न का राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर 1। यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। तो साथियों, ये थे यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए ईवीएस अर्थात पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आप सभी लोग बताएं कि इस प्रैक्टिस सेट में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। कमेंट करके अपना स्कोर बताएं और वीडियो कैसी लगी या वीडियो में क्या सुधार की जरूरत है वो भी आप लोगों के विचारों का स्वागत है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप